हेलो बच्चों, इस2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। यहाँ पर हम लोग ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं, जहाँ पर एलिमेंट हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सबसे पहले हम लोगों ने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np3। यहाँ से हम लोगों ने ये जो N की वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ बदलता जाएगा इनके साथ। अगला मामला हमारे पास आता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बात करना कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चन उससे आना होता नहीं है। आयंस के एटॉमिक रेडियाई पे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल इनके ग्रुप की बात अगर करें तो हमको और आपको ही पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, क्योंकि नए नए सेल आते हैं। नए नए सेल आने की वजह से साइज लगातार बढ़ता है। ग्रुप 15 की जो एटॉमिक रेडियाई होगी, अभी तक जितने भी ग्रुप हम लोग पढ़े हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाई अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, उन सबसे छोटी भी होगी। छोटा इसलिए होगा क्योंकि भाई जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज छोटी होती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। अगला हमारे पास आया बात आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जिसको देने से किसी गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम से हम लोग कोई एक एटम बाहर निकाल लें, कोई एटम मॉलिक्यूल, कुछ भी गैसियस आइटम या गैसियस मॉलिक्यूल हो, उससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें। जो एनर्जी खर्च होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ग्रुप 15 की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो जितना हम लोग सोच रखे थे, यानी कि जितना हम लोगों ने सोचा था कि भाई कार्बन से नाइट्रोजन जाने पर इतनी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करता है। इसका मतलब सीधा ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है इस ग्रुप के एलिमेंट्स का, वो जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास एक नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर इनके पास Np3 है, यानी कि इनके पास P में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फील्ड है। और स्टेबिलिटी में हम लोग जानते हैं बेटा, सबसे पहले फुल फील्ड होता है, फिर हाफ फील्ड होता है, उसके बाद पार्शियली फील्ड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आखिर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा क्यों होती है, तो आप बता सकते हो सिंपल भैया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट सेल होता है उसमें जो होता है वो सब सेल जो है हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो है वो स्टेबल होने के कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड से ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? किसी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी एक एटम के द्वारा दूसरे एटम के शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस ग्रुप की बात करें तो ये जो ग्रुप है, बाकी जो एलिमेंट जो बाकी ग्रुप थे बोरॉन और कार्बन फैमिली, उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा जाए तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके ऑक्सीजन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर होती है 3। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग घटता जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस का हो जाता है 2.2, इनका हो जाता है 2.1, 1.9, 1.9, कुछ इस तरह हो जाता है। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और यहाँ पर बिस्मथ है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.5 या 6 के आसपास कुछ होती है। इनका 2.1 हो जाता है, इनका 1.9, इनका 1.9। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। जाहिर सी बात है साइज बढ़ती जाएगी। डाउन द ग्रुप जाने पे जब साइज बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस का जो पावर होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो लगातार घटता जाएगा। हमारे पास था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम लोगों ने देखा कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, बाकी जो ग्रुप थे हमारे पास, उनसे तुलना में ज़्यादा नेगेटिव हैं, क्योंकि हम लोग पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी थी, क्योंकि भाई साइज बढ़नी थी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी थी। अगला हमारे पास आता है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का, तो यहां पर जो बिस्मथ है
वो एकदम बिल्कुल मेटल जैसा नेचर शो करता है। ये दोनों जो होते हैं वो नॉन मेटल, और ये जो होते हैं वो मेटलॉइड जैसे बिहेवियर करते हैं। अगला मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार जो है इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लगातार इंक्रीज करता है। अगला हमारे पास है डेंसिटी। डाउन द ग्रुप जाने पर जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करती जाती है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की बात करें तो इनकी जो डेंसिटी होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे घट जाती है। यहां पर नेक्स्ट हमारे पास एलोट्रॉप्स है। यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन को हटा दूं, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होंगे सर। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स मैं कार्बन वाले में पढ़ाया था आपको। तो जहां पर किसी एक ही एलिमेंट की जो एटम्स का स्ट्रक्चर है वो डिफर हो जाए, जिससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर फास्फोरस का हमको व्हाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। आगे चल के उसको पढ़ाना भी है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है काफी खतरनाक होता है, पॉइजनस होता है। रेड जो होता है पॉइजनस नहीं होता, और ब्लैक बिल्कुल पॉइजनस नहीं होता। डेंसिटी की बात करें तो इन तीनों फास्फोरस में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो ब्लैक वाले की सबसे ज्यादा होती है। ब्लैक वाले की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस ग्रुप के जो एलिमेंट आपके पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो है वो -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डाउन द ग्रुप अगर हम चलते जाएं तो डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण यहां पर इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 वो शो करते हैं। जो काम का लगे इसमें नोट कर लीजिए। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अगर आप एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि नाइट्रोजन जो है इस ग्रुप में -3 से -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन डिफरेंट कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जो बाकी मेंबर हैं वो -3, +3 और +5 शो करते हैं। वैसे तो बिस्मथ जो है वो -3 नहीं शो करता, लेकिन जब ये जुड़ता है मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम से जब इस जुड़ता है तो Mg3Bi2 बनाता है। अल्कली और अल्कलाई अर्थ मेटल के साथ जब ये जुड़ते हैं तो वहां पर ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं। ट्राईहाइड्राइड जैसे कि NH3, PS3, AsS3 और SbS3, BiS3। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जो है वो ट्राईहाइड्राइड्स बनाते हैं। इन हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो इस हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहां पर होता क्या है, जो नाइट्रोजन है जो अमोनिया है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है बाकियों की तुलना में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगा PS3, AS3, SbS3, BiS3 और यहां पर हो जाएगा अमोनिया का। यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, ऑप्शन आपके पास NH3 हो, बी आपके पास फॉस्फीन हो, सी आपके पास आर्सीन हो और डी आपके पास SbS3 हो।
बोले कि इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, तो आपका अमोनिया का होगा। क्यों? क्योंकि इन पूरे हाइड्राइड्स में अमोनिया जो है वो केवल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नोट कर लीजिए इसको भी। डाउन द ग्रुप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। लिख लीजिए इसको। डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज करेगा। अब मामला ये आया कि सर ये बेसिक कैरेक्टर वाला चक्कर क्या है। इस ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके कारण इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के बाद भी इनके पास लोन पेयर हैं। इस लोन पेयर की वजह से ये जो है वो लेविस बेस कैरेक्टर दिखाते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर लेविस जो बेसिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर लेविस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अब मामला ये है कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर लेविस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कैसे किया। यहां पर होता यह है कि डाउन द ग्रुप जाने पर सेंटर एटम की साइज जो होती है वो बढ़ती जाती है। जब सेंटर एटम की साइज बढ़ती जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एटम्स बड़ा होने के कारण उनकी डेंसिटी एटम पर कम होती जाती है, जिसके कारण से डाउन द ग्रुप जाने पर लेविस बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता जाता है। बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप घटता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। नोट कर लें। उम्मीद है आप नोट किए होंगे इसको। अगला मेरा है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको भी याद हो जाए। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की अगर बात करें तो ये सभी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। एक बनाते हैं N2O3 और दूसरा बनाते हैं E2O5। ये दो टाइप का ये ऑक्साइड बनाते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। ये जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। अब मामला ये आता है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन होगा, तो यहां पर E2O5 जो है ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा E2O3 से। यानी कि अगर आपके पास 2 कंपाउंड आ जाए कि N2O3, N2O5 तो बनेगा ही नहीं। आपके पास आ जाएगी P2O3 और P2O5 में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप बताओगे ज्यादा एसिडिक ये है। यानी सेंटर एलिमेंट का जहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होगा। नोट कर लें इसको। इनके जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे। इनके जो ऑक्साइड होंगे एम्फोटेरिक होंगे। इनका जो ऑक्साइड होगा वो आपका वीक बेसिक होगा। यानी कि आपके पास 4-5 कंपाउंड अगर आ जाएं सर, अगर आपसे पूछे इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, जैसे कि P2O3 है, P2O5 है, AS2O3 है और AS2O5 है, ये 4 ऑप्शन दे दे तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि भैया जो बेसिक कैरेक्टर था डाउन द ग्रुप जाने पे, सॉरी जो एसिडिक कैरेक्टर था ऑक्साइड का डाउन द ग्रुप जाने पे घट गया था। तो अगर डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर घटा, इसका मतलब कि फास्फोरस का ऑक्साइड हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा किससे, आर्सेनिक के ऑक्साइड से। यानी कि ये 2 ऑप्शन तो रेस में से निकल गए। अब दूसरा मामला था कि इन दोनों ऑक्साइड में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो जहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो हमारा P2O5 जो था वो ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड था। ये क्वेश्चन बना के आप इसको नोट कर सकते हैं।
रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन से, यहाँ पर इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और हैलाइड्स बनाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बहुत कम हाइड्रोजन आपस में जुड़ पाते हैं। बाकी जो एलिमेंट हैं वो जो है हाइड्रोजन के साथ, डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर दो टाइप के हैलाइड बनाते हैं। एक होता है EX3 और एक होता है EX5। नाइट्रोजन यहाँ पर केवल NF3 बना पाता है। स्मॉल साइज होने की वजह से बाकी जो हैलाइड्स होते हैं वो ये नहीं बना पाता। अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पर ये आ सकता है, हमारे पास PCl3 है और PCl5 है, बोले कि भैया इसमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका है। तो उस समय आप थोड़ा सा फजान साहब को याद करेंगे। यहां पर इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहां पर इसका जो होगा +5 होगा। तो जहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, यानी कि जहां पर एटम पर ज्यादा बड़ा चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा पोलराइज कर सकता है। यानी कि PCl3 जो है वो कम कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा, किसकी तुलना में? PCl5 की तुलना में। नेक्स्ट हमारा है रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो एलिमेंट हैं, आप अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी है बताया है कि केवल अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से मिलता है। इनके जो एलिमेंट, जो कंपाउंड हैं या सॉरी जो भी एलिमेंट हैं, वो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम उनके साथ डिफरेंट फॉर्म में प्रोडक्ट देते हैं। अगला मेरे पास है डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन जिनको हम लोग N2 बताते हैं, ये हम लोग को नेचर में मिलता है लगभग 78%। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग इसको 80% लेके क्वेश्चन बनाते हैं। इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ये इनवर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन करना ये नहीं चाहते। नाइट्रोजन के अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो प्रिपरेशन है वो एयर के डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग नाइट्रोजन पा लेते हैं अगर हम लोग को लार्ज अमाउंट में चाहिए। अभी कोरोना काल में आप सुन रहे होंगे कि भैया ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह यूज हम लोग कर रहे हैं, वहां पर एटमॉस्फेरिक एयर को कन्वर्ट कराया जा रहा है ऑक्सीजन फॉर्म में। अगर हम लोग इनके प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन पा लेते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे O2 साहब का, ये यहाँ पर 90 केल्विन है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर 77.2 केल्विन है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 केल्विन। तो अब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंट है। भैया ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट 90 है और नाइट्रोजन का 77.2 है। तो एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इजिली इसको हम लोग यहां से सेपरेट कर लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। इसको अदर भी तरीके से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम लोग यहां पर केवल एनसीईआरटी का ही मामला देख रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड ले लिया और इसके साथ सोडियम नाइट्राइड ले लिया, इन दोनों का रिएक्शन करवाया। बड़ा सा सिंपल रिएक्शन, यहां से सोडियम उठा और इनके साथ जाके मिल गया, ये इनके साथ मिले और मिल के बन गए NaCl। यहां से N2 उठाया और हाइड्रोजन के साथ चला गया, मिल गया, वाटर बन गया। यहां से ये हमारा नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ मिला और बना लिया O2। तो सबसे पहले क्योंकि हम नाइट्रोजन की ही बात कर रहे हैं
तो इसलिए हम पहले नाइट्रोजन गैस निकाल लिए यहां से। साथ में हमारा बन गया है NaCl और साथ में हमारा यहां पे बन गया है वाटर। तो बड़ा सिंपल सा मामला था, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, तो ये आपके काम का है, नोट कर लें इसको। कुछ हैवी सॉल्ट भी होते हैं अमोनिया के, जैसे कि हम बात करें अमोनियम क्रोमेट की। अमोनियम क्रोमेट की अगर बात करें तो इनका थर्मल हम लोग डिकम्पोजिशन करवाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद सिंपल सा यहां से N2 निकलता है, यहां से वाटर निकलता है और यहां से Cr2O3 होता है। यहां पर एक तरह से आप बोल सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि क्रोमियम का यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है और यहां पर देखें तो +3 है। रिएक्शन वगैरह बैलेंस करना हो तो यहां पे आप 4 कर लो, रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। इसको भी नोट कर लें। सोडियम एजाइड हो या बेरियम एजाइड हो, एनसीईआरटी में वैसे आप देखेंगे तो आपको बेरियम एजाइड दिया है, लेकिन वहीं पे अगर आप इंटेक्स क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको सोडियम एजाइड दिया है। यहां पे भी अगर आप इनको डिकम्पोज करोगे, हीट दोगे, तो यहां से आपको बिल्कुल प्योर नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको सोडियम मेटल मिल जाएगा और 3 मोल नाइट्रोजन गैस मिलेगा। यहां से आपको बेरियम मिल जाएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो आपको बेरियम मिल जाएगा और साथ में यहां पे आपको 3 मोल नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। ये सारे आपके एनसीईआरटी के मामले में आपसे सिंपल सा बोलेगा कि भैया आप सोडियम एजाइड को गर्म करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वहां पर नाइट्रोजन गैस बनता था। ये आपसे बोल देगा कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, एक सील्ड कंटेनर है, वहां पर हम लोग बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड को गर्म किए दिस और फिर गर्म करने के बाद फिर वापस से हम लोग टेम्परेचर ठंडा कर दिए हैं, सिस्टम के अंदर जो नया प्रेशर बना वो बताइए। तो आप वहां पर क्वेश्चन तभी बना सकते हैं जबकि आपको मॉलिक्यूलर कंडीशन पता हो, स्टोचियोमेट्री पता हो कि वो कितना था, टूटा कितना मोल बना, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी अगर आप लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल आपको वहां पे चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि एजाइड का क्या फॉर्मूला था और डिकम्पोजिशन के बाद क्या कंडीशन बन रहा था। यहाँ पर जब हम लोगों ने सबसे पहला कंडीशन बना तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ साथ इसके कुछ साइड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, जैसे कुछ एनओ बन जाता है, ये यहाँ पर इम्प्यूरिटी के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से इसको रिमूव करने के लिए हम लोग करते क्या है, इस जो सॉल्यूशन बना है या जो नाइट्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा, भाई NaCl तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, वाटर रूम टेम्परेचर लिक्विड रहेगा, रूम टेम्परेचर पे केवल आपको नाइट्रोजन मिलेगा और उसके साथ जो साइड प्रोडक्ट आपको गैस मिला है वो इम्प्यूरिटी के फॉर्म में होंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए इनको हम लोग पास करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से, जिसमें से पोटेशियम पर मैग्नेट मौजूद होता है, K2Cr2O7 प्रेजेंस होते हैं एकदम आराम से। यहां से जो गैस इवॉल्व होगा ये दोनों, ये सॉलिड और ये लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे, या तो ये एक्वस फॉर्म में या इनके साथ चला जाएगा। यहां से जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है इसके साथ कुछ इम्प्यूरिटी गैस होते हैं, कुछ गैस होते हैं जिनको हम लोग इम्प्योर मानते हैं यहाँ पर रहने से। तो इनको यहाँ से हटाने के लिए हम लोग इसको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के सॉल्यूशन से पास करते हैं। वो जो H2SO4 सॉल्यूशन है उसके अंदर K2Cr2O7 जो होता है प्रेजेंस होता है, जो कि इन गैसेस को यहाँ पे रोक लेता है और हम लोग को यहाँ से प्योर N2 मिलता है। इसमें जो काम का हो उसको आप नोट कर लें। बेटा ये जो Na-N3 है ये एजाइड है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो आप Na+ तोड़ लो और यहां से N3- तोड़ लो। अब रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे कुछ बना के समझो।
नोट कर लिए होंगे आप लोग। नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई कलरलेस है, नॉन पॉइजनिंग है, वाटर में सॉल्युबल है, ये सब वगैरह हम लोग जानते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया। रिएक्टिविटी की बात करें तो ये गर्म करने पर, हीट करने पर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड बाकी सबसे जुड़ता है, रिएक्शन देता है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो लिथियम N2 के साथ रिएक्शन करता है और Li3N का फॉर्मेशन कर लेता है। आप यही नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ ऐड कर लीजिए तो आपको अमोनिया भी मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है वो मेटल, नॉन मेटल बाकी सबके साथ रिएक्शन देता है। अगला मामला हमारे पास है, आ गया अमोनिया। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है वो NH3 के फॉर्म में है, NH3 के फॉर्म में होता है ये। और सॉयल वायल में, मिट्टी विट्टी के फॉर्म में, मतलब मिट्टी विट्टी में भी ये हम लोग को मिल जाता है। ये होता ये है कि जो यूरिया किसान लोग यूज कर रहे होते हैं, ये सारी बातें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है क्योंकि समय कम है तो बाकी बहुत इधर उधर हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो अमोनिया यहां पर होता है, ये वाटर के साथ ऐड होता है और यहां पर अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन 1-2 दिन के नहीं होते हैं, ये रिएक्शन होने में समय लगते हैं। यहां से रिएक्शन होता है, यहां से अमोनिया गैस बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से वाटर इवॉल्व हो जाता है। ये ऐसे हम लोग का बन जाता है अमोनिया। अमोनिया ऐसे बनाने के अलावा हम लोग 1-2 प्रोसेस और भी अपनाते हैं। जैसे अमोनिया बनाने के लिए हम लोग हैबर प्रोसेस लेते हैं। काफी बार आप लोग भी नाम सुना होगा कि ये हैबर प्रोसेस क्या है। हैबर प्रोसेस में हमारे पास नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। लगभग 573 या 700 के आसपास का टेम्परेचर होता है। प्रेशर बहुत ज्यादा रखते हैं, 200 ATM के आसपास का। यहां से हम लोग को अमोनिया मिलता है। अगर हम लोग यहां पे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना रहा है। यहां पर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट में 4 मोल गैस है, यहां पर T3 और ये 1 4, यहां पे बात करें 2 मोल। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल, अगर यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया और इस इक्विलिब्रियम पर हम प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन जो है मेरा पीछे भागेगा कि आगे भागेगा। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग कहीं पे इक्विलिब्रियम है तो वहां पे अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर की तरफ शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल गैसेस कम है। तो अब यहां पे अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर की तरफ भागेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल गैसेस जो है वो कम है। तो ली चैटर प्रिंसिपल अगर यहां पर देखें तो जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा हम यहां प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और उतना ज्यादा NH3 का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के बीच का जो फॉर्मेशन है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, वो बॉन्ड हमारे यहाँ केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड बनता है हमेशा हीट इवॉल्व होता है। तो ये रिएक्शन जो था वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। एक्सोथर्मिक, यहां से हीट इवॉल्व हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में इस यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, अगर आपको ज्यादा मात्रा में अमोनिया बनाना है तो यहां पर टेम्परेचर कम से कम रखना है। आपको बस उतना ही टेम्परेचर रखना है जिससे कि N2 का बॉन्ड ब्रेक हो सके। N2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। आप टेम्परेचर को बहुत बिलो नहीं कर सकते हो क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत बिलो कर दोगे तो नाइट्रोजन बॉन्ड ही टूटना बंद हो जाएगा। तो यहां पर एक एवरेज टेम्परेचर पर हाई प्रेशर रखते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में प्रोडक्शन हो सके। यहां पर एज अ कैटलिस्ट जो है वो हम लोग आयरन रखते हैं और एज अ प्रमोटर हम लोग मॉलिब्डेनम रखते हैं। इसको हम लोग एक्टिवेटर बोलते हैं। इस एक्टिवेटर का इस रिएक्शन से कोई लेना नहीं है। ये इसके प्रेजेंस में जो है कि आयरन की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो काम कर लगे नोट कर लें। अमोनिया की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसको तो आप नोट कर ही लिए होंगे।
अगर हम अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है। हम लोग यहां पे एडवांस लेवल पे भले ही ना पढ़ा रहे हों, लेकिन आप पढ़ाने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। तो ये रहा अमोनिया का शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये इसका शेप है। इस स्ट्रक्चर में आपको एक लोन पेयर मिलता है और तीन जो है वो हम लोग को बॉन्ड पेयर मिलते हैं। तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर यहां पर हम लोग को मिल रहे हैं। अगर हम लोग यहां पर नाइट्रिक एसिड की बात करें, HNO3 की बात करें, तो नाइट्रिक एसिड एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन साइड से, कुछ इस टाइप का इसका मामला बन जाता है। ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, तो इस टाइप से इसका मामला बना हुआ है। इनके प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इनका जो प्रिपरेशन है वो हम लोग ऑस्टवर्ड प्रोसेस से पढ़ते हैं। ऑस्टवर्ड प्रोसेस में होता क्या है, हम लोग अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लगभग 773 केल्विन होता है। इतने हाई टेम्परेचर पे हम लोग अमोनिया का यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर NO और साथ में हम लोग को यहाँ पर वाटर मिलता है। ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ऑस्टवर्ड प्रोसेस है और रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हूं, उसको आप बैलेंस करेंगे। जो आपको यहाँ पर NO मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपको मिलती है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर आप ऑक्सीडेशन कराते हो। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, प्लेटिनम होता है यहाँ पर। प्लेटिनम के साथ यहाँ पर प्लेडिनम और प्लेडिनम का एक एलॉय होता है, वो भी साथ में होता है और प्लेटिनम होते हैं। यहाँ पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है और NO बनता है। ये NO का फर्दर जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यहाँ पे हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग यहां से वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो यहां पे हम लोग को ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें जो काम का लगे बता कर लें। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो नाइट्रिक एसिड है ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वाटर से कम होती है, लगभग 223 उसका मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट लगभग 238-240 के आसपास है। इसकी जो डेंसिटी है ये 1.5 के आसपास है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें जो नाइट्रिक एसिड में पढ़ने लायक चीजें हैं, नाइट्रिक एसिड जो होता है एक ही एलिमेंट से रिएक्शन करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन के हिसाब से वो अलग अलग प्रोडक्ट देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मीन्स में आ सकता है, इसका प्रिपरेशन मीन्स में नहीं आएगा। ठीक है, इसकी कलर नहीं पूछेगा, इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछेगा। आपसे ये कह सकता है कि भाई कॉपर है और डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवा दिए, कौन सा गैस इवॉल्व हुआ? नाइट्रोजन के 4-5 ऑक्साइड दे देगा, गैस दे देगा। आप कहेगा कि बताओ इसमें से कौन होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको वहां पर याद रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कौन रिएक्शन किया था और क्या बना था। कंसंट्रेटेड के लिए दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेटेड के लिए कोई भी एलिमेंट हो रिएक्शन करवाओगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। समस्या डाइल्यूट के लिए है। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड का मामला क्लियर करें और रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे। यहां पर हमारे पास कॉपर है और सबसे पहले हम कंसंट्रेटेड से ही स्टार्ट करते हैं। कॉपर है
और यहां पर कॉन्क कंसंट्रेटेड हमारे पास मौजूद है नाइट्रिक एसिड, तो यहां से बना है कॉपर नाइट्रेट, साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारा ये वाटर बन गया। कंसंट्रेटेड है तो सोचना ही नहीं है, NO2 और वाटर बना दो, बाकी सोचो क्या करना है। मामला डाइल्यूट में फंसेगा। हमारे पास Cu है, HNO3 है, और ये डाइल्यूट है। मैं आपको 30 सेकेंड दिया, 30 सेकेंड, आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाइए। 30 सेकेंड प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। आपका 30 सेकेंड तो खत्म सर। रिएक्शन होगा, यहां पर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, साथ में NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और बन गया हमारा H2O। आप देख लीजिए, एलिमेंट एक ही है, कंडीशन एक ही है, आप हल्का इसको गर्म कर रहे हो, रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, सेम एलिमेंट के साथ, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बना। तो जेई मेंस के लिए ये याद रखना, कंसंट्रेटेड के लिए मैं बताया था, कोई भी एलिमेंट हो, रिएक्शन होगा, कंसंट्रेटेड है तो NO2 बनना है, लेकिन डाइल्यूट जब है तो जब आप एलिमेंट बदलोगे तो प्रोडक्ट ही बदल जाएगा। जैसे हमारे पास जिंक है, फिर हम लोगों ने कॉपर उठाया, फिर हम लोगों ने इसको कॉन्क किया, यहां पर हम लोगों ने इसको कंसंट्रेटेड रखा, रिएक्शन करवाया, जिंक नाइट्रेट बना, साथ में NO2 तो बनना तय था और वाटर बनना तय था। रिएक्शन बैलेंस नहीं, रिएक्शन में पहले बोला बैलेंस करना आपको है। अब अगली बार क्या हुआ, आपके हमारे पास जिंक था और हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, लेकिन अब की मामला डाइल्यूट का था। रिएक्शन हुआ, जिंक नाइट्रेट तो बनना तय था, तो जिंक नाइट्रेट बना, साथ में अब रहा गैस क्या बनेगा, तो अब की बनता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और बनता है वाटर। फिर से बता दूं, इस रिएक्शन में जो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है तो भाई पूछ ही सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं पूछ सकता। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कंसंट्रेटेड मामला जब होगा, कंसंट्रेटेड, तो आप NO2 इवॉल्व कर लो। जब भी कंसंट्रेट मामला बने आप NO2 इवॉल्व कर लो। यहां पे देखिए कंसंट्रेट है, NO2 इवॉल्व कर लो। डाइल्यूट में होशियार हो जाइए और याद रखिए कि डाइल्यूट में क्या था, जब कॉपर से आप रिएक्शन करवाए थे तो डाइल्यूट में NO इवॉल्व हुआ था, और जब जिंक से रिएक्शन करवाए तो डाइल्यूट में N2O हुआ। यानी कि कॉपर के साथ आपको नाइट्रिक ऑक्साइड और जिंक के साथ आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिला। नाइट्रिक नाइट्रस, तो नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ और जिंक के साथ नाइट्रस ऑक्साइड है। ये याद करिए, अभी के अभी मेरे साथ ही इसको याद कर लीजिए, बाद में याद करने के लिए नहीं छोड़िए, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए होंगे आप। हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, और ये एलिमेंट है। बोला कि भैया नाइट्रिक एसिड सबको ऑक्सीडाइज कर लेता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो लगभग सभी मेटल सभी मेटल से रिएक्शन कर जाता है। कुछ नोबल मेटल हैं, नोबल मेटल जैसे प्लेटिनम, गोल्ड वगैरह, उन्हीं से रिएक्शन नहीं कर पाता, बाकी सबसे ये रिएक्शन करता है। तो अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो जब हम लोग नॉन मेटल से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो वो उनको ऑक्सीडाइज करता है। अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, तो उनके साथ नाइट्रिक एसिड जब जाता है रिएक्शन करने तो उनके सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल्स में जैसे कि आप ले लो फास्फोरस P4, आप नाइट्रिक एसिड से इसका रिएक्शन करवा लो,
आप इनको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा लो, ये जाएगा यहां पर, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड बनेगा। बस आपको ये याद रखना है कि फास्फोरस के साथ ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड बनेगा। बाकी जो प्रोडक्ट है वो तो मैं आपको अभी ही याद करवा दूंगा। बाकी किसी के साथ भी रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कोई भी हो, जैसे सल्फर, रिएक्शन करवाइए, ओहो मैं बोला कोई भी हो नॉन मेटल, आपको क्या बनाना है, प्लस लिखकर NO2 और वाटर लिख देना है। मैं केवल एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं सर, अब आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत ला दीजिएगा। तो आपको NO2 और वाटर लिख देना है। सल्फर जब ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। हमारे पास आयोडीन है, आप इनको रिएक्शन करवा दीजिए। सबसे पहले आप NO2 और वाटर लिख के फ्री हो जाइए, क्या बनेगा, आयोडिक एसिड। हमारे पास कार्बन है, कार्बन हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। NO2 और वाटर तो निकलना तय है। कुछ बच्चों को दिक्कत है नेमिंग में, N2O और यहां पर NO में, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो नाइट्रोजन का यहां पे +1 और यहां पे +2 आएगा। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसको हम लोग नाइट्रिक लिखे हैं। एक जैसे फेरिक, क्यूप्रिक, जहां कम होता है वहां पर OUS रखते हैं, जैसे फेरस, क्यूप्रस, तो इसी तरह नाइट्रस। तो जहां मिनिमम ऑक्सीडेशन है नाइट्रस, जहां हाइयर ऑक्सीडेशन है नाइट्रिक। तो ये आपके पास एग्जांपल है, इनको याद करने हैं क्योंकि मामला एनसीईआरटी का था। तो आपको याद रखना है, फास्फोरस है तो फॉस्फेरिक एसिड, सल्फर है सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी आपका ये कॉमन रहेगा आपके साथ। जो काम कर लगे इसमें नोट कर लें। तो आप लोग इसको नोट तो कर ही लिए होंगे। हम लोग क्या क्लास 12th में जब हम लोग कटायन अनायन का टेस्ट करते हैं तो वहां पर हमारे यहाँ सिलेबस में है नाइट्रेट आयन का टेस्ट। तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट यहाँ पर है NO3-। ये हम लोग के पास बेटा टेस्ट करना है, नाइट्रेट आयन का टेस्ट है। तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोग कोई भी फेरस सॉल्ट लेते हैं, यानी कि एक ऐसा कोई सॉल्ट जो आपको फेरस आयन दे, यानी आपको Fe2+ आयन दे। अभी मैं बताया कि 3+ में है तो फेरिक कर देना, 2 में है तो फेरस। हमारे पास फेरस आयन है, कोई भी सॉल्ट हो भाई, फेरस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइज, हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हो, आप उठा लो उसको, एक लैब में होगा। इस फेरस आयन को हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। एक्वस मीडियम होता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, फेरस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहां से हम लोग को नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और फेरिक आयन और वाटर बनता है। यहां पर ये जो NO है, सॉल्यूशन में जो मौजूद होता है आपका फेरस आयन, वो इनके साथ आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी आगे इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहां पर इनके साथ आता है NO और इनके साथ ऐड होता है, बनता है Fe
H2O का 5 और NO, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। आपको यही ब्राउन रिंग है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये यहां पर ब्राउन रिंग है। आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बारे में कुछ और बताता हूं मैं। यहां पर जब हम लोग रिएक्शन करा रहे होते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्ट ले लेते हैं, कोई फेरस सॉल्ट, और उसके साथ में कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रेट, या तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा ए या बी, उसी में आपको नाइट्रेट आयन चेक करना है। तो जो आपको सैंपल मिला है सॉल्ट का, उस सैंपल सॉल्ट का एक सॉल्यूशन में आप फेरस वाला सॉल्यूशन ऐड कर लोगे। फिर फेरस वाले सॉल्यूशन को आप 45 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 45 डिग्री पे रखोगे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करोगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब आप ऐड करोगे तो बहुत हल्के हल्के आपको ऐड करना है। आपको ऐसे ऐड करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड इसके दीवार से, इसके वॉल से टच होता हुआ धीरे धीरे नीचे जाए, टच होता, टेस्ट ट्यूब के वॉल से टच होता धीरे 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 ये नीचे उतरे, ऐसा करना है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ कांटेक्ट में आएगा तो फिर वहां पर आपको एक रिंग जैसा बनना दिखेगा। जैसे आप सनफ्लावर देखते होंगे, रिंग जैसा होता है, उस टाइप का आपको यहाँ पर रिंग दिखेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पर फेरस आयन का यूज जो था यहां पर इसके रिडक्शन में हुआ। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां पे +2 है, तो इसकी रिडक्शन के लिए हम लोगों ने इसको यूज किया। ऑक्सीडेशन जो हुआ वो हम लोग के फेरस आयन का हुआ। उसके बाद यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और यही जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना है ये आपको ब्राउन रिंग देता है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे तो फॉस्फीन और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, और नेक्स्ट ग्रुप हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, घर पर रहें, ध्यान से पढ़ें। थैंक यू। बने रहिए।